मैं चाहता हूँ आप अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप अपने फ्यूचर में गए हो। यू हैव ट्रैवल टू योर फ्यूचर और वहाँ पे आप अपने फ्यूचर सेल्फ को देख रहे हो ना। ये जो आपका फ्यूचर सेल्फ है ना, वो एक सक्सेसफुल इंसान बन चुका है। आपका जो भी एक बहुत बड़ा सपना था या 2-3 बड़े सपने थे, इस इंसान ने वो सपनों को पूरा कर लिया है। ये आपका ही फ्यूचर है जो बहुत खुश है बिकॉज वो बिजनेस जो वो चला रहा था वो हिट हो गया है। वो डील जो उसे बड़ी सी चाहिए थी वो उसे मिल चुकी है। जिसके साथ उसे रिलेशनशिप में खुशी से रहना था वो अब खुशी से रह रहा है। वो दुनिया घूम रहा है, पैसे कमा रहा है, ऐश से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। जो भी उसका सपना था वो सारी चीज़ें पूरी हो चुकी है आपके फ्यूचर सेल्फ की। इमेजिन करो आप इतने सक्सेसफुल हो कि लोग आपके इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यू ले रहे हैं और ऐसे ही आप एक इंटरव्यू में बैठे हुए हो, एक पॉडकास्ट में बैठे हो, शायद मेरे साथ ही बैठे हो या फिर कोई एक ऐसा पॉडकास्टर जो आपका फेवरेट है उसके साथ आप बैठे हो और वो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आज आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल बन गए हो, बट लाइफ में एक पॉइंट रहा होगा जहाँ पे आप इतने सक्सेसफुल नहीं थे या वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिली थी जो आपको चाहिए थी। तब आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था एग्जैक्टली जिसकी वजह से सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। तब आप इंटरव्यूअर को देख के स्माइल करते हो और बोलते हो। कुछ साल पहले की बात है, आप यूट्यूब ऐसे ही रैंडमली देख रहे थे, तभी आपको एक वीडियो दिखा 9 लॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपको एक क्यूरियोसिटी जागी कि चलो यार देख लेते हैं। आपने वो वीडियो क्लिक किया और बस वहाँ पे जो 9 लेसन्स आपने सीखे उसी के हेल्प से अपनी पूरी लाइफ आपने चेंज करी। नाउ ओपन योर आइज। मैं चाहता हूँ बिलीव करना कि ये वही वीडियो है और इस वीडियो की जो बातें आप सीखने वाले हो आप एक्चुअल में उसको अप्लाई करके अपनी लाइफ की कोई भी मैनिफेस्टेशन जो भी चाहिए आप उसे कर सकते हो। इस बात की 100% गारंटी है। मेरे एक्सपीरियंस के साथ साथ मैंने कई सारे लोगों के साथ, आपको पता होगा, जो मैनिफेस्टेशन के गुरु है, कोचेस हैं, उन सब के साथ मैंने पॉडकास्ट किए हैं। मैंने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ डाली है पिछले 8-9 साल में सीकन चैनल पे और उनमें से कई सारी बुक्स में आपको यही लेसन सीखने मिलेंगे जिसकी हेल्प से लोग अपने गोल्स पूरे कर पाते हैं, सक्सेसफुल बन पाते हैं या फिर आप बोल सकते हो इन अदर वर्ड्स अपने ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आज मैं वही 9 लॉज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसे सीरियसली लेना। जो दिमाग में आपने इमेजिन किया था बिलीव करना कि हाँ वो एक दिन सच होगा और ट्रस्ट मी वो होगा। प्लस आज मैं आपको सिर्फ 9 लॉज बताने वाला नहीं हूँ मैनिफेस्टेशन के। अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखते हो तो एंड में मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत पावरफुल गिफ्ट भी है। वो गिफ्ट को मिस मत करना। बहुत प्यारा गिफ्ट है, फ्री है बट बहुत वैल्यूएबल है। तो उसके लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना ताकि आपको वो गिफ्ट फ्री में मिल जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। आप अभिनव बिंद्रा जी को जानते हो, जिन्होंने ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता था ना। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, उनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभिनव बिंद्रा जब सिर्फ 15 साल के थे तब उन्होंने एक सिंगल लाइन को टेप करके रखा हुआ था अपने प्रैक्टिस लेन में। वो लाइन पे क्या लिखा हुआ था पता है? बीजिंग 2008 ओलंपिक गोल्ड 10 मीटर एयर राइफल। ये चीज़ उन्होंने लिख के उसको टेप कर दी थी और जब भी वो प्रैक्टिस करते थे वो उसी लाइन को देखते रहते थे बार बार। हर एक सेशन जो उन्होंने 8 साल में लिए, उन सभी सेशंस में बार बार उनकी नज़रें उसी लाइन पे पड़ते रहती थी। इस वजह से उनका एक क्रिस्टल क्लियर टारगेट बन चुका था कि उन्हें क्या ज़िंदगी में चाहिए। उनकी ये जो क्लैरिटी थी ना, उसी की वजह से उनके जो कोच थे उन्होंने उनका एक इंटरेस्टिंग टर्म दिया था कि ये हमारा चीफ क्लैरिटी ऑफिसर है। बिकॉज हर एक प्लान, हर एक डाइट, हर एक डेटा लॉग, इवन मेडिटेशंस जो अभिनव करते थे ना, वो रिवर्स इंजीनियर्ड था इसी एक लाइन को फुलफिल करने के लिए, उसको रियलिटी बनाने के लिए। एंड गेस व्हाट, जब इतनी क्लैरिटी के साथ जब एक बंदा काम करता है ना तो फिर बड़ी से बड़ी बातें भी पॉसिबल हो जाती है। और यही हुआ। 11 अगस्त 2008 को उन्होंने एक 10.8 मार के फाइनल शॉट लिया और हिस्ट्री क्रिएट कर दी, जहां उन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। ऐसी शायद से आपने एक और स्टोरी सुनी होगी जिम कैरी की। 1990 की बात थी। जिम कैरी जब हॉलीवुड हिल्स में ड्राइविंग कर रहे थे ना, तब उन्होंने खुद से ही अपने लिए एक $10 मिलियन का चेक उन्होंने फाड़ा और उस पर डेट डाल दी थैंक्स गिविंग 1995, बेसिकली 5 साल आगे। और ये चेक उनको क्यों मिल रहा था? उनकी एक्टिंग सर्विसेज के लिए। उन्होंने उस चीज़ को लिखा और उसको अपने पॉकेट में डाल के वो भूल गए। कभी उस अमाउंट को चेंज नहीं किया, कभी डेट को चेंज नहीं किया। और उसके बाद गेस व्हाट क्या हुआ? 5 साल बाद डम एंड डमर मूवी के लिए उनको एग्जैक्टली उतने ही $1 मिलियन का चेक मिला। सेम नंबर, सेम डेडलाइन। और इसी को बोलते हैं क्लैरिटी ऑन ऑटो पायलट। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कोई जादुई चीज़ नहीं है, इसके पीछे रिसर्च भी है। डॉक्टर गेल मैथ्यूज ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च करी थी 267 स्टूडेंट्स के ऊपर, जहाँ पर उनको एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली। जो भी लोग अपने गोल्स को दिमाग में रखने के बजाय पेन एंड पेपर लेके लिख देते हैं कि आई वांट टू अचीव दिस, उनके 42% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो उस गोल को अचीव करेंगे। आप खुद सोच के देखो ये चीज़ कितनी माइंड ब्लोइंग है। एक चीज़ जो आपके दिमाग में है, बस अगर आप उसको पेन और पेपर में लाके रियलिटी में कन्वर्ट कर दोगे लिख के, अगर आप इतना सिंपल से एक्ट कर देते हो तो इससे आपके 42% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस गोल को अचीव करोगे।
और इसका रीज़न क्या है? बिकॉज जब आप लिखते हो ना चीज़ों को तो आपको मिलती है क्लैरिटी, आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। बिकॉज दिमाग में तो हज़ारों थॉट्स हमेशा चलते रहता है, उसको कैसे पता कौन सी चीज़ पे फोकस करना है कि नहीं करना है। लेकिन जब आप लिखते हो तो आपका पूरा फोकस अटेंशन एक चीज़ पे जाता है और उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस बंदे ने लिखा है, और वहाँ से जादू होना स्टार्ट होता है। जब आप अपने ब्रेन को एक क्रिस्टल क्लियर गोल दे देते हो, उसको बता देते हो कि यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो वो उतना ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली आपको काम करके रास्ते देने लग जाता है, बताने लगता है कि कैसे आप उस गोल को पूरा कर सकते हो। आपको राजकुमार राव की ये वाली स्टोरी पता है? दरअसल जब राजकुमार राव यंग थे, ब्रोक थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे FTII में, तो वो आराम नगर, एक मुंबई में जगह है आराम नगर, वहाँ में एक छोटे से घर पे रहते थे और रूम उनका शेयर्ड था। तो वहाँ पे जब वो अपने रूममेट के साथ रहते थे तब उन्होंने एक छोटे से स्क्रैप ऑफ पेपर पे लिख दिया था नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर राजकुमार राव, और उस चीज़ को उन्होंने कबर्ड के अंदर टेप करके रख दिया था, चिपका के रख दिया था। अब जब भी वो ऑडिशन के लिए जाते थे ना तो वो उस चीज़ को, वो टेप को पढ़ के जाते थे हमेशा। ये चीज़ उन्होंने कई सारे लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यूज में बताया है। फॉर एग्जाम्पल बरका दत्त का एक इंटरव्यू हुआ था वी द वुमेन, जो 2024 में हुआ था, तब भी उन्होंने ये बताया था कि कैसे हर सुबह वो इस लाइन को पढ़ते थे। इसके बाद हुआ क्या, 10 साल बाद 11 अप्रैल 2014 को वो स्टेज पे चढ़े नेशनल फिल्म अवार्ड लेने के लिए, उनकी मूवी शाहिद के लिए। इसके बाद वो क्या करे उन्होंने पता है? वापस से वो उसी घर पे गए, वहाँ पे जो उन्होंने चिपका के रखा हुआ था ना, उस चीज़ को उन्होंने निकाला और उसको फ्रेम करके अपने घर पे लगा दिया। 1999 में सैरा ब्लेकली ना एक सेल्स वुमेन थी जो फैक्स मशीन बेचती थी, और वो ब्रोक थी, उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। तब उन्होंने अपने बेडरूम को एक आइडिया रूम बना दिया था। उनके पास एक व्हाइट बोर्ड था, उसके ऊपर उन्होंने जाके एक सेंटेंस लिख दिया था कि स्पैनएक्स विल बी 20 मिलियन वर्थ, जिस चीज़ को वो हमेशा देखते रहती थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? 2021 में प्राइवेट इक्विटी फर्म, आपको पता ही होगा, ब्लैकस्टोन ने स्पैनएक्स की वैल्यूएशन कितनी बताई पता है? 20 मिलियन नहीं बल्कि 1.2 बिलियन डॉलर्स की। और इसी की सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने एक वीडियो भी बनाया, जिसके बाद उन्होंने अपने जो स्टाफ मेंबर्स थे उनके साथ ये ओरिजिनल व्हाइट बोर्ड का जो लाइन था वो भी शेयर किया, हर एम्प्लॉय को 2 फर्स्ट क्लास टिकट देते हुए और $10,000 का स्पेंडिंग मनी देते हुए। और यही है लॉ ऑफ क्लैरिटी। जब आप अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी लेके आ जाते हो ना, तो आपका ब्रेन, आपकी बॉडी, आपके आसपास के लोग, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करने लगता है उस एक लाइन को रियल बनाने में। बस बात यह है, क्या सच में आपको पता है कि वो एक लाइन क्या है? उसे फाइंड आउट कर लो, बाकी सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसे करने के लिए आप क्या कर सकते हो? एक नंबर ले लो, डेट, टाइटल, जो भी आपका जो गोल है उसे लिख लो और ऐसी जगह पे जाकर रख दो, चिपका दो जहाँ पे रेगुलरली आप उसको देख सकते हो सकता है आपका फ़ोन के लॉक स्क्रीन हो, आपका कोई मिरर हो, जहाँ पे आप बैठ के काम करते हो वो जगह हो। और बिलीव रखना ये चीज़ होगा, बिकॉज सेकंड लॉ इससे रिलेटेड है, यू ओनली राइज टू द लेवल यू आर कन्विंस यू डिजर्व। 1991 की बात है, एक दिल्ली का एक लड़का शाहरुख खान मुंबई आता है एम्प्टी पॉकेट्स के साथ, बड़े सपने लेके वो आता है, बट उसके पास पैसे नहीं होता है, इसलिए वो मरीन ड्राइव पे एक बार वैसे ही खड़े खड़े बोलता है अपने दोस्त बेनी थॉमस से, ना पैसे थे ना कपड़े धुले हुए थे और मुझे वापस जाना था दिल्ली। मैं वहाँ खड़ा होकर मैंने ऐसा बोला था कि यार ये सिटी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, एकदम सड़क पे ले आया, मैं सड़क पे सोता था। तो मैं कहा यार मैं एक दिन आऊंगा और इस सिटी को ओन करूंगा। No, I don't have any competition. I've come here to rule. क्या देखना एक दिन मैं इस शहर पे रूल करूंगा। इस बंदे के पास खुद जेब में पैसे बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये खड़े खड़े बोल रहा है कि एक दिन इस शहर पे मैं रूल करूंगा। इसके बाद वो ऑफिस फ्लोर्स पे जाके सोता है, छोटे मोटे सीरियल्स में काम करता है, रात में ऑडिशंस पे फोकस करता है, और जो थोड़े बहुत पैसे कमाता है उसमें से आधे पैसे 1,500 वापिस अपनी बहन को दे देता है। कई जगह जाता है, रिजेक्ट होता है, बट स्टिल गिव अप नहीं करता। बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी पैसे के वो डटा रहता है। एंड गेस व्हाट, इस डटे रहने की वजह से ही 1992 में उनको मिलती है दीवाना, एक स्क्रिप्ट जिससे सारी चीज़ें बदलना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद वो एक के बाद एक हिट देने लग जाते हैं, और सिर्फ 5 साल में 10 हिट देने के बाद वो किंग खान के नाम से फेमस हो जाते हैं। और कहानी यही नहीं ख़त्म होती है। सीफेस बंगलो में उनका काफ़ी टाइम से एक एडमिरेशन था, जो दूर से ही देख के उन्हें बहुत पसंद आता था। ऐसे एक बंगलो था विला वियना नाम का, जो उन्होंने खरीदा, उसको रीनेम करके उसका नाम कर दिया मन्नत, जो आज 200 करोड़ के ऊपर की भी वैल्यू रखता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार एक बंदा जो दिल्ली से आ रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, वो इतनी सारी चीज़ें कैसे कर पाया? वेल, ये सारी चीज़ें हुई बिकॉज ही हैड वेरी पावरफुल बिलीव इन हिमसेल्फ। उनका जब एक फेज ऐसा आया था जब वो हर एक चीज़ को हाँ बोलते जा रहे थे, कुछ मजबूरी में, कुछ बिलीव में कि हाँ मैं जो भी रोल करूँगा अच्छे से कर लूँगा और कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। इसी वजह से उन्होंने फौजी, सर्कस जैसी जगहों पे रोल्स किए, रात रात भर शूटिंग करी, हर एक छोटा छोटा गिग जो उनको मिलता था उसके लिए हाँ बोलते। ये भी दिखाता है कि कैसे उनके अंदर एक बिलीव था कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर विलन वाला गैम्बल, उस टाइम पे मैक्सिमम हीरोज़ क्या चाहते थे, और आज भी कई बार हीरो क्या चाहेगा कि वो हीरो ही बन के रहे ताकि लोग उसे हीरो की तरह देखें, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने एक विलन वाला गैम्बल किया। उन्होंने सेफ रोमांटिक लीड करने के बजाय एंटी हीरोज़ के रोल किए डर और बाजीगर में। कई सारे स्टूडियोज़ ने बोला कि यार ये तो करियर का सुसाइड है, लेकिन किंग खान ने बोला कि यार मैं तो ब्लैक में भी शाइन कर सकता हूँ। अगेन
ये भी दिखाता है कि कैसा उनके अंदर बिलीव था कि यार मैं विलन बन के भी हीरो बन सकता हूँ। और ये सारी चीज़ें अगर आप नोटिस करोगे तो ये और कुछ नहीं है, ये है बिलीव इन वन सेल्फ। आपको पता है द सिंगल स्ट्रॉन्गेस्ट साइकोलॉजिकल प्रेडिक्टर कि आप जिंदगी में कितने सक्सेसफुल बनोगे, उसके ऊपर एक स्टडी करी गई थी। एक मेटा एनालिसिस किया गया था 114 स्टडीज का, जहाँ पे अलग अलग 114 स्टडीज को मिलाया गया, जो 21,616 लोगों के ऊपर किया गया था। उस सभी डेटा को निकाल के ना एक चीज़ बताई गई, जो सेल्फ एफिकेसी है ना, मतलब बिलीव इन वंस एबिलिटी, वो नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट साइकोलॉजिकल प्रेडिक्टर है कि आप जिंदगी में कितने आगे बढ़ोगे। जिसका ये ज्यादा होता है वो जिंदगी में आगे ज्यादा बढ़ते हैं। सेल्फ पे बिलीव, खुद के ऊपर विश्वास, जो शाहरुख खान में भी आपको देखने मिला। ऐसी दिखना आपको मैं कुछ और स्टोरीज बताता हूँ जो आपको बताएगा कि बिलीव कितना पावरफुल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1977 में बेल्टीमोर्स WJZ टीवी पे ओपरा विनफ्री को टेलीविजन का शो मिला, जहाँ पे वो शाम की जो न्यूज़ होती है ना, जो बहुत पॉपुलर होती है, उसके अंदर उन्होंने जाके अपना शो दिया। शो देखने के बाद जो प्रोड्यूसर था ना, उसने फौरन बोल दिया कि नहीं, आप टीवी के लायक नहीं हो, आप टीवी पे इतना हिट नहीं हो पाओगे, आपको कुछ और करना चाहिए। अब ये प्रोड्यूसर ने उनको लेबल दिया, लेकिन ओपरा विनफ्री ने ये लेबल लेने से सख्त मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है कि मैं अनफिट हूँ आपकी टेलीविजन के लिए, लेकिन मैं अपने काइंड ऑफ टेलीविजन के लिए परफेक्ट हूँ, जहाँ पर रॉ इमोशन और ह्यूमन वैल्यूज की कदर की जाएगी। उनका ये खुद के ऊपर बिलीव ही था, जिस वजह से फिर जब उनको डिमोशन दिया गया, इवनिंग शो से डे टाइम शो दे दिया। डे टाइम शो यूजुअली इतने सारे लोग नहीं देखते थे वो टाइम पे टीवी पे, तब भी उन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा कि यार मैं यहाँ पे भी चीज़ें कर लूंगी। उन्होंने अपने जो कनेक्शन फर्स्ट उनका स्टाइल है वो यूज़ करना स्टार्ट किया, और उस वजह से सिर्फ 8 महीने में उनकी जो TRP की रेटिंग्स थी वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई। जिस वजह से फिर उन्होंने ऐसी बैठी नहीं रही, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और उन्होंने खुद का एक शो पिच किया, अपना खुद का शिकागो शो, जहाँ पे वो कई सारे सिंडिकेशंस से लड़ी, स्केप्टिक्स लोगों से उन्होंने झगड़ा किया, आप बोल सकते हो, और नेगोशिएट करके उन्होंने ओनरशिप भी ले ली अपने प्रोग्राम की, जो उस टाइम पे आप बोल सकते हो अनहर्ड था। मतलब आप मुझे टीवी पे भी लेके आओ और अपना उसका ओनरशिप भी दे दो। तो ये चीज़ बहुत ही आप बोल सकते हो बहुत अनकॉमन थी, इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन फिर भी ओपरा विनफ्री वो कर पाई। क्यों? क्योंकि उनका खुद के ऊपर विश्वास बहुत था कि यार मैं आऊँगी तो इस इंसान को बहुत पैसे कमा के ला के दूंगी, और वो बिलीव रीजन था जिसकी वजह से वो लोग माने भी। उसके बाद उनका ओपरा विनफ्री शो चला, जिसके 25 सीजन बाद ओपरा विनफ्री का जो शो था वो 145 कंट्रीज तक पहुंचने लग गया। उनका नेटवर्थ $3 बिलियन का बन गया, जो वन ऑफ द हाईएस्ट आप बोल सकते हो किसी भी ब्लैक वुमेन का रहा है उस टाइम पे। देखो, बिलीव में ना कुछ तो जादू होता है, कुछ तो पावर होता है। इसलिए मैंने आपको भी बोला कि यार वीडियो में मैंने जब आपको इमेजिन करा तो मैंने आपको बोला बिलीव करना कि हाँ सच में ये वीडियो आपकी लाइफ बदलेगा। और सिर्फ इसको मैं स्पिरिचुअल एंगल या इस एंगल से नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप साइंटिफिक एंगल से भी देखोगे तो एक स्टडी करी गई थी, प्लेसिबो कंट्रोल्ड VA बाइलर स्टडी जिसे बोलते हैं, जिसमें 180 पेशेंट्स लिए गए जिनको नी में पेन था, घुटनों में दर्द रहता था, उनकी सर्जरी कराई गई। आधी लोगों की रियल थी, आर्थ्रोस्कोपी करके सर्जरी करी गई, आधे लोगों की शैम सर्जरी करी गई, जो सिर्फ स्किन पे इंसिजन करते हैं। बेसिकली आप बोल सकते हो फेक सर्जरी करी गई और बोला गया क्या सर्जरी हो गई है। और गेस व्हाट, 2 साल बाद जब देखा गया इन दोनों पेशेंट्स को, एक के ऊपर जिनके ऊपर रियल ऑपरेशन करा गया था, एक के ऊपर जिनके ऊपर फेक ऑपरेशन करा गया था, दोनों को जो पेन रिलीफ का आराम मिला था ना, वो एग्जैक्ट सेम साबित हुआ। मतलब आप बोल सकते हो इतना पावरफुल बिलीव होता है कि आपकी बायोलॉजी को भी बदल सकता है आपका बिलीफ। तो आपके गोल्स पूरे करना कौन सी बड़ी बात है। देखो याद रखो, आपका बिलीफ खुद पे जितना हाई रहेगा उतना ऊंचा आप उड़ पाओगे। इसको एग्जाम्पल की तरह अगर आप समझे तो समझो आपके पास एक ड्रोन है, आपकी लाइफ का ड्रोन, जो जितना चाहिए उतना आप सक्सेसफुल उतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हो। लेकिन अगर मैंने उसका सॉफ्टवेयर मैंने ऐसे सेट करके रख दिया है कि 10 मीटर से ऊंचा नहीं उड़ पाएगा, उसके ऊपर मैंने लॉक कर दिया है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो 10 मीटर के ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे कई बार हम अपने बिलीफ को भी ना एक स्टेज पे लॉक करके रख लेते हैं कि यार इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, जबकि आसमान पूरा खुला पड़ा हुआ है, आप जितना चाहिए उतना उड़ सकते हो। आज का टाइम अबंडेंस का टाइम है, दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज हर जगह पे मौजूद है। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, कमी है तो खुद के ऊपर बिलीफ की, जो मैं ज़रूर चाहूँगा आप अपने ऊपर लाना स्टार्ट करो। वो कैसे ला सकते हो मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगा। अभी आते हैं लॉ नंबर 3 पे। सुधा चंद्रन एक डांसर थी जिन्हें डांस करने बहुत अच्छा लगता था, उन्हें डांस में ही अपना करियर बनाना था। बट फिर जब वो 16 साल की ही थी तब उनका एक ट्रैजिक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उनके पैर कट गए, शी लॉस्ट हर लेग। अब किसी भी डांसर के लिए पैर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑब्वियसली, और कोई होता तो शायद डिप्रेस हो जाता अपनी लाइफ में और शायद आगे कुछ करने की सोचता भी नहीं। लेकिन इस टाइम पे ना सुधा जी जो थी ना, उन्होंने ना अपनी लाइफ में बिटरनेस लाने के बजाय, कड़वाहट लाने के बजाय कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अभी मेरी एज ही क्या थी, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना था, ऐसे नेगेटिव लूप में फंसने के बजाय उन्होंने क्या किया, एक हैबिट अपनी ज़िंदगी में लेके आए। हैबिट ये थी कि वो हर सुबह उठती थी और उठने के बाद वो 3 चीज़ जिसके लिए वो ग्रेटफुल है उस चीज़ को उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई प्रोस्थेटिक लेग, कि हाँ असली नहीं बट एक नकली लेग है जिससे मेरा काम चल सकता है, मेरे फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ है, अब मैं और काम करके दूसरों को इंस्पायर कर सकती हूँ।
ऐसे ही उन्होंने अपना जो फोकस था वो क्या खो चुकी हैं उस पर फोकस करने के बजाय उन्होंने क्या पॉसिबिलिटीज अभी भी बची है उस पर फोकस करना चालू किया। और कुछ ही महीनों के अंदर वो वापस से स्टेज पे गई, जहाँ पे उन्होंने लोगों की सिर्फ वाहवाही नहीं ली बल्कि लोगों का दिल भी जीत लिया। उन्हें कई सारे अवार्ड मिले एंड शी बिकेम अ कल्चरल आइकन। जॉन लेजेंड एक फर्स्ट इगॉट ब्लैक मैन थे जिनको म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ करना था बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसे ही जब लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा था तो 2008 की बात है, तब वो बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे थे और उन्होंने तब अपने आप के लिए एक वॉइस मेमो डाला, मतलब खुद के लिए एक वॉइस नोट चालू करी और उसके अंदर उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया वो 3 चीज़ों के बारे में जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड फील करते हैं। तो उसमें पहले उनका दिमाग में आया उनकी वाइफ का सपोर्ट, उनकी वाइफ का बिलीव जो उनके ऊपर था, अनवेवरिंग बिलीव उनकी वाइफ उनके ऊपर करती थी। इस चीज़ के लिए उन्होंने ग्रेटफुल होना स्टार्ट किया। उनके पास एक छत था, एक घर था जिसके अंदर वो आराम से सो सकते थे, रह सकते थे, उसके लिए उन्होंने ग्रेटफुल फील करना चालू किया। और हर एक स्टूडियो सेशन जो उनको मिलता था वो उसके लिए ग्रेटफुल होते थे। और बस इस चीज़ को करने के 2 दिन बाद ही उन्हें कान्ये वेस्ट, जो कि आपको पता ही होगा काफ़ी फेमस सिंगर है, पॉप स्टार है, वो खुद से उन्होंने रीच आउट किया ग्लो इन द डार्क टूर के लिए। और बस इसके बाद जॉन लेजेंड एक लेजेंड बन गए और उन्होंने उनकी सक्सेस के पीछे इस सिंपल ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज को बहुत बड़ा क्रेडिट दिया कि जैसे उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चालू किया उनको ब्रेक थ्रूज मिलना स्टार्ट हुए। अब ये शायद आप बोलोगे 1 इन अ चांस वाली स्टडी होती है, ये तो ऐसी बात है। मैं आपको हार्ड हिटिंग फैक्ट बताता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने 200 एम्प्लॉयज़ के ऊपर स्टडी करी 6 हफ्ते के टाइम में, और उन्होंने देखा जो एम्प्लॉयज़ जो लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करते हैं ना, उन लोगों का जो ओवरऑल लाइफ की वेलबींग होती है वो 25% ज़्यादा अच्छी होती है। 12% इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी होती है। प्रोडक्टिवली काम कर पाते हैं, खुश रह पाते हैं, अपनी लाइफ बेटर कर पाते हैं। जो लोग सिर्फ एक सिंपल काम करते हैं वो है डेली ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना। देखो ग्रैटिट्यूड ना कई बार आपके विंडोज़ को पॉलिश करने की तरह होता है। आपका विंडो जिस पे कई बार गंदगी लग जाती है, जब भी आप कंप्लेंट करते हो, नेगेटिव सोचते हो, तो वो धुंधला सा पड़ जाता है, जिसके जैसे आपको बाहर की दुनिया अच्छे से दिख नहीं पाती है, आपका फ्यूचर अच्छे से दिख नहीं पाता है, आप स्ट्रेस में आते हो, टेंशन में आते हो। लेकिन जैसे आप ग्रैटिट्यूड फील करना चालू करते हो तो ये ऐसे ही है जैसे आपने उस गंदगी को जो विंडो पे लग चुकी है उसको धीरे धीरे साफ करना स्टार्ट किया, उसको क्लीन करना स्टार्ट किया, जिसके जैसे आपको बाहर का विजन अच्छे से दिखना स्टार्ट हुआ, आपको एक पॉजिटिव फ्यूचर, एक होप दिखना स्टार्ट हुई, जिसके जैसे आपकी एनर्जी बदली और आपने एक्शंस लेना स्टार्ट किया। तो इसलिए आप भी ये सिंपल सी चीज़ को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। डेली ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करो। हर सुबह उठने के बाद सिर्फ 3 चीज़ें जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो वो लिखना स्टार्ट कर दो। मैं चाहता हूँ कि यार आज सुबह या रात का भी वेट क्यों करना, अभी जाओ और चैट में लिख दो कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जिसके लिए आप आज से ही ग्रेटफुल हो, और देखो कैसे मैजिक होना स्टार्ट होता है आपकी भी लाइफ में। लॉ नंबर 4, वाइब्रेशंस एंड एनर्जी। आपको 2011 का वो वर्ल्ड कप याद है जब MS धोनी ने एक 6 मार के इंडिया को जिता दिया था और 28 साल बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था हर एक इंडियन के लिए। मुझे याद है मैं वो मैच देख रहा था, सच बुरा मैं बहुत खुश था, बट ये खुशी के पीछे MS धोनी का एक बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने, कैप्टन कूल ने बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्टनसी निभाई थी और उनका जो फोकस था वो बहुत ज़बरदस्त था। और इसके पीछे वो बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं था कि ये चीज़ रैंडमली हुई थी। उन्होंने कई बार माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करा था। कई बार जब वो नेट के सेशंस में जाते थे तो उन्होंने इस चीज़ को विजुअलाइज किया था, इसके बारे में सोचा था कि कैसे वो प्रेशर को हैंडल करेंगे जब सिचुएशन टफ होती है, और अपने आप को एक लो वाइब्रेशन पे रखेंगे, आराम से रखेंगे, काम रखेंगे। उस एनर्जी को मेंटेन करना ही, अपना कूलनेस को मेंटेन करना ही वो रीज़न बना जिसके वजह से उन्होंने आराम से एक 6 मार के इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया। और ऐसे कई सारे ग्रेट डिसीजंस लिए जिसके जैसे उन्होंने और भी बहुत सारी प्रेशर वाली सिचुएशन में इंडिया को जितवाया है या खुद अच्छा परफॉर्म किया है। ओपरा विनफ्री की हमने पहले भी बात करी थी, आपको पता है वो टाइम पे जब बहुत सारे ऐप्स और ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तब भी ओपरा विनफ्री जो थी ना वो कई सालों तक रोज़ सुबह साइलेंटली बैठती थी और अपने वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करती थी, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करती थी। कैसे? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके, स्टिलनेस में आराम से बैठ के, जिसके जैसे उनका जो दिन था उसकी शुरुआत पॉजिटिव होती थी और वो पॉजिटिव तरीके से अपने पूरे दिन को जी पाती थी, अपनी एनर्जी को हार्मोनाइज करके। और इस वजह से ही वो बोलती हैं ये जो स्टिलनेस था, ये जो कामनेस, ग्रैटिट्यूड उनका नेचर बन चुका था प्रैक्टिस करते करते रहने की वजह से। इस वजह से वो कई सारे बड़े बड़े लीडर्स को भी अपने शो पे लेके आ पाई और एक वर्ल्ड वाइड सेंसेशन बन पाई। अब ये तो चलो स्टोरी होगी, मैं आपको अभी कुछ हार्ड हिटिंग फैक्ट बताता हूँ। MIT न्यूरो साइंटिस्ट ने EEG का यूज़ करके ब्रेन वेव्स को नापा और उन्होंने नोटिस किया कि जो मेडिटेटर्स होते हैं ना, जो हमेशा मेडिटेट करते रहते हैं, जब उन्होंने हाई वाइब्रेशन वाले मेडिटेटर्स को नोटिस किया और फिर उनको जो नए लोग थे उनके ऊपर भी काम किया, तो उन्होंने नोटिस किया कि सिर्फ 4 हफ्ते बाद, 15 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद, जो मेडिटेटर्स थे ना, उनकी जो गामा वेव एक्टिविटी थी ना, ब्रेन वेव्स होते हैं ना अलग अलग, डेल्टा, बीटा, तो वो जो वेव थे वो उनकी गामा की एक्टिविटी उनकी इंक्रीज हो गई, जो बेसिकली एसोसिएटेड होता है अच्छी अवेयरनेस और इंटेंशन के। इसलिए अपनी एनर्जी मेंटेन करना चालू करो। और इसके लिए एक एग्जांपल समझो, अगर आपने कभी रेडियो यूज़ किया होगा तो रेडियो में आपने अगर
एक होता है AM, एक होता है FM। कई बार AM पे सिर्फ खर 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 आवाज़ आती है ना। वही जब आप FM कर देते हो तो आपको एक सिंगल क्लियर कांस्टेंट आवाज़ आती है जो वेव्स दूर तक भी जाती है। तो अगर आपको जब अच्छे गाने सुनने होते तो आप FM का कोई एक सिग्नल पकड़ते हो और उसको ट्यून करके उसे एंजॉय करते हो। वैसे ही कई बार होता है जब भी आप ग्रैटिट्यूड और कामनेस प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप ऐसे ही अपने रेडियो वेव्स को आप चेंज कर रहे हो और उस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर रहे हो और रिसीव कर रहे हो जो अच्छी है, पॉजिटिव है, जहाँ पे आपको अच्छे से क्लियरली सब चीज़ें सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है। जबकि जब आप कन्फ्यूजन में होते हो, गुस्से में होते हो, डाउट में होते हो, फियर में होते हो, तो ये ऐसे ही है जैसे आप स्टैटिक के चैनल पे हो, खर 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 सी आवाज़ आ रही है, आपको भी नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, बस आवाज़ ही हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए अगेन अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी एनर्जी को चेंज करना चालू करो। और इसको करने का जैसा मैंने आपको बताया बहुत ईजी तरीका है। आप डेली ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर सिंपल आप रोज़ सुबह मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने पिछले कुछ महीनों से मेडिटेशन चालू किया और उसका जो रिजल्ट्स है वो माइंड ब्लोइंग मुझे लग रहा है, इतना ज़बरदस्त लग रहा है। मैं इतने टाइम से अपने हेल्थ पे काम नहीं कर पा रहा था। अगर आप देखोगे तो मैं अभी अपनी हेल्थ पे बहुत अच्छे से काम कर पा रहा हूँ। पिछले सिर्फ 21 दिनों में मैंने अपने 4 किलो कम कर लिया। 86.4 से मैं 82.2 पे आ गया। आज मैंने वेट किया तो 82 दिखा रहा था सिर्फ 22 दिन में। और सच बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ों के पीछे ना कहीं एक रूटीन है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उस रूटीन ने मुझे बहुत हेल्प किया और उस रूटीन में एक चीज़ जो मैं डेली कर रहा हूँ वो है मेडिटेशन करना। खैर उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए आप खुद से भी इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। सुबह सुबह मेडिटेट कर सकते हो, दोपहर में एक बार मेडिटेट कर लो, अपने दिल पे हाथ रख के थैंक यू बोल दो, अपने वाइब्रेशंस को चेंज करो, अपनी एनर्जी को चेंज करो। ये भी बहुत पावरफुल रहेगा। नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन। पीवी सिंधु जो अगेन जिन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता, आपको पता है 2016 की बात है। तो पीवी सिंधु जो थी ना, वो एक चैंपियनशिप देख रही थी जहाँ पे एक चाइनीज स्टार थी जिसने चैंपियनशिप जीती थी, जो पोडियम पे खड़ी थी विनर की तरह। तो पीवी सिंधु जी ने क्या किया पता है? हर रात वो अपने दिमाग में एक मूवी चलाती थी जहाँ पे हर एक चीज़ वैसी हो रही है जैसा उन्होंने वो चैंपियनशिप के हाईलाइट्स में देखा था। बस वो चाइनीज वुमेन के बजाय वो अपने आप को इमेजिन करती थी कि वो उस पोडियम पे खड़ी है, उनके लिए रैली चल रही है, जो क्राउड है वो उनके लिए चीयर कर रहा है और गोल्ड सेरेमनी हो रही है लेकिन उनके लिए हो रही है। ऐसी वो एक विविड इमेज विजुअलाइजेशन करते रहती थी और इस वजह से क्या हुआ कि उनकी माइंड और बॉडी इस चीज़ के लिए प्राइम्ड हो गई, वो फोकस्ड हो गई कि उनको वो चीज़ चाहिए। और इसी मेंटल मूवी को बार बार प्ले करने का रिजल्ट क्या निकला कि जब रियो का फाइनल हुआ, जब वो जीती, एक अच्छा सा फुटवर्क उन्होंने किया जो उन्होंने अपने दिमाग में कई बार पहले ही प्ले कर चुका था, और उसके बाद वो जीती और हर एक चीज़ जो उन्होंने अपने दिमाग में विजुअलाइज करी थी वो रियल में होने लग गई। अच्छा, अगेन मैंने आपको जिम कैरी की स्टोरी पहले भी बताई थी, उसका एक और पार्ट है। जिम कैरी का एक और चीज़ है जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। पहले वाला शायद पता होगा, ये वाला बहुत से लोगों को नहीं पता है। देखो, जिम कैरी ने सिर्फ चेक को लिख के अपने जेब में डाला ही नहीं था। कई बार जिम कैरी ना अपने आप को विजुअलाइज भी करते थे। वो विजुअलाइज करते थे कि वो चेक लेके जा रहे हैं बैंक के अंदर, बैंक वाले को वो चेक दे रहे हैं जिसके बदले उनको वो पैसे मिल रहे हैं। कई बार वो अपने हाथ को ऐसा रखते थे, अपनी आंखें बंद करते थे और इमेजिन करते थे, विजुअलाइज करते थे कि कैसे ये नंबर्स सिर्फ पेपर पे नहीं आ रहा है बल्कि एक्चुअल में उनके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इनफैक्ट मैं तो चाहूँगा आप भी ये चीज़ को करके देखो। अपनी आंखें बंद कर लो, एक अमाउंट सोचो और देखो वो आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये चीज़ करने की जैसे हुआ क्या, 5 साल बाद वो एक्चुअल में वैसे ही बैंक में गए और वैसे ही वो जो अमाउंट था वो उनके स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होकर दिखने लग गया। ये तो चलो हवा वाली बात हो गई। अब थोड़े हार्ड हिटिंग फैक्ट वाली बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्टडी करी गई थी बास्केटबॉल प्लेयर्स पे, जहाँ पर उन्होंने कुछ प्लेयर्स को रियल में प्रैक्टिस करने बोला गया, कुछ प्लेयर्स को उन्होंने सिर्फ विजुअलाइज करने बोला गया कि आप लोग सिर्फ विजुअलाइज करो कि आप बॉल को बास्केट में थ्रो कर रहे हो। आपको पता है इसका रिजल्ट कितना इंटरेस्टिंग आया कि वो लोग जिन लोगों ने प्रैक्टिस करे थे उनके कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स आए, लेकिन जो लोग ने सिर्फ मन में विजुअलाइजेशन किया था, प्रैक्टिस किया था, उनका स्कोर और इसका स्कोर सेम आया। 23% इंप्रूवमेंट दोनों में देखने मिला। एक जिसने फिजिकली प्रैक्टिस किया था और एक ग्रुप जिन्होंने मेंटल रिहर्सल सिर्फ करना चालू किया। और यही पावर होता है कई बार विजुअलाइजेशन का। देखो, मैंने ये चीज़ बहुत बार बोली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में हर एक चीज़ जो हो रही है वो 2 बार होती है। पहले आपके दिमाग में होती है, फिर रियलिटी में होती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप आर्किटेक्ट को देख सकते हो। एक आर्किटेक्ट को जब कोई बिल्डिंग बनानी होती है, कोई एक स्ट्रक्चर बनाना होता है रूम का, तो पहले वो अपने दिमाग में सोचता है कि कैसा इसका किचन होगा, कैसा इसका बाथरूम होगा, और फिर वो उसका स्केच बनाना चालू करता है। जैसे जैसे वो स्केच बनाता है, अपने दिमाग के थॉट को वो पेपर पे लाना चालू करता है और फिर वही पेपर एक घर बनता है। ऐसी आप भी विजुअलाइजेशन का यूज कर सकते हो। आपके रियलिटी में वो चीज़ कैसे होगी, सबसे पहले आप अपने उसके ब्रेन में अपनी रियलिटी बनाना स्टार्ट करो। एक बार जब आपके ब्रेन ने अच्छे से विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया, आपके ब्रेन को अच्छे से दिखना स्टार्ट हो गया कि आपको क्या चाहिए, वो कैसा दिखता है, तो बस ये चीज़ करने के जैसे होगा क्या कि धीरे धीरे अगेन आपका ब्रेन के न्यूरल पाथवेज बनना स्टार्ट होंगे, आपका ब्रेन रिवायर हो जाएगा उस इमेजिनेशन को एक रियलिटी बनाने के लिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ अफर्मेशन। आपको पता है 2006 में जब दीपिका पादुकोण जी बॉलीवुड एक्टर बनने के लिए कोशिश कर रही थी, अलग अलग ऑडिशन दे रही थी, तब कई सारी सीनियर एक्ट्रेसेस बोलती थी कि यार आप है ना यहाँ के लायक नहीं हो, आप थोड़ी अलग दिखते हो, आप थोड़े फॉरेन दिखते हो। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद दीपिका अपने कॉन्फिडेंस नहीं गवाया,
और क्विट करने का नहीं सोचा, बल्कि वो हर दिन मिरर के सामने जाती थी और बोलती थी कि आई एम पावरफुल, माई प्रेजेंस कमांड्स। और ये एक रिचुअल करते रहने की वजह से आप बोल सकते हो कुछ महीने बाद ही उन्हें ओम शांति ओम में एज अ लीड एक्ट्रेस बनने की अपॉर्चुनिटी मिली, और इसके बाद तो कभी पीछे मुड़ के देखना हुआ ही नहीं। आपको पता ही है, शी बिकेम सो सक्सेसफुल इन बॉलीवुड। देखो, सिंपली डेली अफर्मेशन ने उनके सेल्फ इमेज को रिवायर कर दिया, एक इनसिक्योर इंसान से अनस्टॉपेबल फोर्स बना दिया। ऐसी आप भी अपनी इनसिक्योरिटी फियर्स को खत्म कर सकते हो अफर्मेशंस का यूज़ करके। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मोहम्मद अली जी का, जिन्होंने अपना वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जो 1964 में जीता था, उससे पहले उनका नाम केसियस क्ले था, जो फिर उन्होंने चेंज करके मोहम्मद अली रखा। तब है ना, वो ट्रेनिंग करते थे लुइसविल के जिम में। वहाँ पे हर दिन वो शैडो बॉक्सिंग करते थे और पंचिंग करते करते बार बार बोलते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो उनके जो कोच थे और आजू बाजू वाले लोग थे ना, कई बार उनको क्रेजी बोलते थे कि ये पागल आदमी है, कुछ भी करता रहता है। बट ये रिपीटेड चांट जो बार बार वो कर रहे थे ना, वो शायद दूसरों को फालतू लग रहा था, बट ये एक बहुत पावरफुल चीज़ कर रहा था, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया है। वो उनका बिलीव स्ट्रॉन्ग कर रहा था कि हाँ, सच में मैं ग्रेटेस्ट हूँ, मैं सच में ग्रेटेस्ट हूँ। और यही सारी चीज़ें करने के बाद, मेहनत करने के बाद 2 साल बाद क्या हुआ, उन्होंने सोनी लिस्टन को नॉकआउट किया, और ये जो उनका मंत्रा था उसको पूरी स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में इसको सीमेंट पे लिख दिया, आई एम द ग्रेटेस्ट। आज भी लोग उनकी बात करते हैं तो आई एम द ग्रेटेस्ट वर्ड भी कई बार उनका कोट आता है। अब ये तो स्टोरी थी, अभी कुछ एक फैक्ट बताओ आपको। कार्नेगी मेलन के रिसर्चर्स ने ना 100 स्टूडेंट्स के ऊपर 12 हफ्ते तक रिसर्च करी, जहाँ पे उनको डेली 10 पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने होते थे। 12 हफ्ते बाद के रिजल्ट्स क्या है, जो ग्रुप अफर्मेशंस बोल रहा था ना, जब उनका रेजिलियंस का टेस्ट लिया गया तो वो 15% नॉर्मल लोगों से ज़्यादा अच्छा आया। 15% सिर्फ ये बोलने की वजह से। और इतना ही नहीं, उनका जो स्ट्रेस भी था ना, वो 20% लोगों से कम था। 20% उस ग्रुप से कम था जिन्होंने अफर्मेशंस नहीं बोले थे, पॉजिटिव बातें नहीं बोली थी। तो जब पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हो ना, इमेजिन करो कि आपके दिमाग में एक डीजे है जो गाना बजा रहा है। अब ये जो डीजे है, आपने नोटिस किया होगा, जब भी ये सैड सॉन्ग बजाता है तो आपका क्या होता है, आप सैड हो जाते हो, आपको रोने का मन करता है, आपका पूरा एनर्जी डाउन हो जाती है। बट यही डीजे जब अच्छा गाना बजाता है कुछ, तो आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है, आपको मजा आता है, आपको कुछ चीज़ें करने का मन करता है, बराबर है। वैसे जब भी आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हो तो ये बिल्कुल ऐसा एक पॉजिटिव सॉन्ग की तरह काम करता है, जो आपका मूड को अपलिफ्ट कर देता है, जो आपको अच्छा फील कराता है। और जब इंसान अच्छा फील करता है, स्ट्रेस कम होता है, तो वो ज़्यादा एक्शंस लेता है। जब कोई इंसान ज़्यादा एक्शंस लेता है तो वो ज़्यादा कंसिस्टेंट भी दिखता है और उसको रिजल्ट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो इसीलिए आप भी हर सुबह चाहिए तो ऐसे कुछ अफर्मेशंस अपने लिए बना सकते हो और उसको चांट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए मैं आपको कुछ अफर्मेशंस दूं, तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है आपको, वीडियो के एंड में मैं उस गिफ्ट के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट है इंस्पायर्ड एक्शन। तो याद रखो, आपके थॉट्स, आपके अफर्मेशंस यही सिर्फ एक ब्रिज बनाने में हेल्प नहीं करेंगे। ब्रिज बनाना है तो ईंट उठा के उसको रखना पड़ेगा, स्टील के रॉड्स लगाने पड़ेंगे, चीज़ें करनी पड़ेगी। वैसे ही नेक्स्ट लॉ बोलता है इंस्पायर्ड एक्शन का, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इनफैक्ट अट्रैक्शन वर्ड में ही एक्शन आता है, बिना एक्शन के अट्रैक्शन नहीं बन सकता है। वैसे ही अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो एक्शन, आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने ही पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क का आपको पता ही होगा। इलॉन मस्क सिर्फ सोचते नहीं थे कि उनको मार्स पे लेके जाना है लोगों को, सिर्फ वो बोलते नहीं थे, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स नहीं लाते थे। वो आज दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान है, क्योंकि ट्वीट करने के अलावा वो बहुत मेहनत भी करते हैं। 2002 में ही उन्होंने स्पेसएक्स फाउंड किया, जहाँ पे कई बार वो फैक्ट्री के फ्लोर्स पे ही सो जाते थे, इतनी मेहनत करते थे। कई बार वो इनिशियल फैल्कन 1 के जो कोडिंग होती थी उन्होंने वो खुद से भी करी थी। कई बार उन्होंने खुद कई सारे लॉन्चेस करे, फेल हुए, खुद को लेसन सिखाया, फिर फेल हुए, फिर सीखा, फिर फेल हुए, फिर एक्शन लिया, और ऐसी कई बार एक्शन लिया, जिसकी वजह से हुआ क्या, 2008 में 6 साल बाद उन्होंने अपना पहला सक्सेसफुल ऑर्बिट किया। और आज आपको पता ही होगा स्पेसएक्स कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, जो नासा के साथ काम कर रही है और दुनिया के बहुत सारे अलग अलग स्पेस प्रोग्राम्स के साथ वो काम कर रहे हैं। और ये सब क्यों हुआ, बिकॉज उन्होंने एक पागलपंती वाला गोल तो सेट किया ही, क्लैरिटी तो रखी, शायद विजुअलाइज भी किया कई बार अपने आप को अफर्मेशन, पॉजिटिव चीज़ें भी बोली, बट उस सब के साथ साथ उन्होंने एक्शंस लिए। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने एक स्टडी करी थी 500 एंटरप्रेन्योर्स पे, जहाँ पे उनको क्या पता चला कि वो एंटरप्रेन्योर्स जो अपना बिजनेस चालू करने के बाद एक पिवट लेते हैं, मतलब अपने कोर्स ऑफ एक्शन को चेंज करके कुछ बदलते हैं, वो लोगों के सक्सेस के परसेंटेज 35% ज़्यादा बढ़ जाता है कंपेयर टू उन एंटरप्रेन्योर्स के जो एक ही चीज़ को बार बार करते हैं और पिवट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ मार्केट सही हो जाएगा अपने आप और अपने आप सही चीज़ें हो जाएगी। नहीं, पिवटिंग हैज़ अ मेजर रोल इन बिजनेस सक्सेस। और वो करना मतलब बेसिकली एक्शन लेना, मतलब कई सारी चीज़ें जो आपने ट्राई करी है, शायद वो फेल हो गई है, तो वापस से मेहनत करके कुछ नई चीज़ करना। ये वाला जो एटीट्यूड होता है वो बिजनेस ओनर्स को भी सक्सेसफुल ज़्यादा बनाता है। याद रखो, अगर आपको आम खाना है, आप कितना भी विजुअलाइज कर रहे हो आम को खाते हुए, आप कितना भी अफर्मेशंस बोलो कि मैं आम खा सकता हूँ, मेरे में आम खाने की क्षमता है, मैं बहुत आम खा सकता हूँ, अब जब तक ये विजुअलाइज करते रहोगे, बोलते रहोगे, तब तक आम नहीं आएगा। अगर आपको सच में आम खाना है तो आपको घर से बाहर निकल के आम खरीदने जाना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट ऐप में ऑर्डर करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको खुद से बना के पूरा आम खाना है तो आपको बीज बोनी पड़ेगी। जब तक बीज बोओगे, उसको थोड़ा सा मेहनत करोगे, उसके ऊपर थोड़ा पेशेंस रखोगे, टाइम दोगे, तो एक ना एक दिन आम आपके पास आ ही जाएगा।
बट हाँ, ये करते हुए आपको लॉ नंबर 8 जरूर याद रखना है, जो है डिटैचमेंट लॉ। आपको कैलाश सत्यार्थी की स्टोरी पता है? कैलाश सत्यार्थी एक लॉयर थे जो 1980s में उन्होंने एक शपथ ली कि वो ना जो चाइल्ड लेबरर्स होते हैं ना उनको रेस्क्यू करेंगे। बच्चे जिनको लेबर कराया जाता है, जो बहुत जुल्म करा जाता है, उन्होंने ठान लिया था इन बच्चों को बचाना है, इनकी हेल्प करनी है, क्योंकि इनका हेल्प करने के लिए और कोई है नहीं। तब उन्होंने एक क्लियर मिशन बनाया, एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया। अब इस चीज़ को उन्होंने करने के लिए उन्होंने विजुअलाइज, उन्होंने सोचा, ड्रीम देखा, बहुत सारी चीज़ें अपने आप को अगेन पावरफुल बनाया। वो काम भी करता रहे, साल बाय साल उन्होंने काम किया, कई सारे गोल सेट किए जो फेल हुए, उन्होंने ट्राई किया, नहीं हो पाया, कभी कुछ ट्राई किया, वहाँ पे भी नहीं हो पाया। लेकिन हर बार जब वो फेल होते थे ना, तब वो बहुत ज़्यादा मायूस नहीं होते थे। कभी वो ये नहीं सोचते थे कि यार मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, कुछ हो रहा ही नहीं है। उन्होंने अपने आप को रिजल्ट से डिटैच करना सीख लिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है, सब में नहीं आती। उन्होंने उसको रिजल्ट से डिटैच कर लिया था और हर सेटबैक को वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखते थे। और छोटी छोटी विक्ट्रीज भी उनको मिल जाती थी ना, जैसे किसी एक बच्चे को बचा लिया तो उसके लिए वो खुश हो जाते थे, एक किसी इंसान को बचा लिया, एक की ज़िंदगी बचा ली, उसमें ही वो खुश हो जाते थे। और ऐसे ही वो काम करते रहते थे, जिसके वजह से हाँ, उनका पूरा गोल जो सबसे बड़ा उन्होंने विजन देखा था वो कितना पूरा हुआ नहीं हुआ, लेकिन इसका क्यूमुलेटिव रिजल्ट ये आया कि 2014 में उनको नोबेल प्राइज़ फॉर पीस मिला, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, उनको देख के और बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए जिन्होंने और बहुत सारी जिंदगियां बचाई। तो ये पावर होता है अगेन डिटैचमेंट का। अगर एक इंसान डिटैच रह के काम करता रहेगा, आज नहीं तो कल उसकी वजह से बहुत सारी जिंदगियों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका एक और बहुत प्यारा एग्जाम्पल है नेल्सन मंडेला का। जब उनको रॉबिन आइलैंड में 1962 में जेल में बंद कर दिया गया था, तब उनकी बॉडी को तो आप बोल सकते हो ताला लगा दिया गया था, लेकिन उनका दिमाग जो था वो एकदम आज़ाद था, वो तब भी फ्री था। उन्होंने सरेंडर कर दिया कि चलो ये जो हुआ है हायर पर्पस के लिए, कुछ बड़े काम के लिए ही मुझे इसके अंदर यहाँ जेल में डाला गया। उन्होंने ऐसे अपने आप को रिफ्रेम कर लिया था। जब उनका दिमाग फ्री था तो वो फ्री दिमाग के साथ वहीं पे बहुत सारी चीज़ें करते थे। जैसे उन्होंने फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा उसको स्केच करना स्टार्ट किया, अपने जो फेलो इनमेट्स जो होते थे उन्होंने उनके साथ काम करना स्टार्ट किया, एक अनब्रेकेबल होप अपने अंदर जगाई, अपने आप को डिटैच रखा इस रिजल्ट से कि वो जेल में है, और फिर लॉन्ग टर्म विजन पे उन्होंने फोकस करते रहा। जिसके वजह से हुआ क्या, 27 साल बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका को लीड किया एज अ लीडर, और उन्होंने डेमोक्रेसी लेके आए साउथ अफ्रीका में। आपको पता है स्टैनफोर्ड की एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करा गया था, जिसके अंदर 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को बोला गया कि आपको एक गोल बनाना है और उस गोल पे फिक्सेट करना है, उसके बारे में सोचते रहना है। दूसरे को बोला गया आपको गोल बनाना है और सिर्फ काम पे फोकस करना है, नॉन अटैचमेंट रखनी है, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना है बट ऑब्सेस नहीं करना है। तो इस स्टडी में हुआ क्या पता है, जो नॉन अटैचमेंट ग्रुप था ना, उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनको 50%, लिटरली आधी उनकी एंजाइटी आधी हो गई थी, और उनका परफॉर्मेंस जो था वो 20% ज़्यादा बढ़ गया उस ग्रुप के जो लोग सिर्फ रिजल्ट्स पे फोकस कर रहे थे। देखो कई बार है ना, अपने आप को रिजल्ट से अटैच करना वैसे ही है जैसे हाथ में उठा के रेत ले लेना और उसको दबा के बहुत ज़्यादा जोर से पकड़ने की कोशिश करना। जब जोर से पकड़ी जाती है तो रेत पता है आपको अपने हाथ के इधर उधर के साइड से खड्डों से वो गिरना चालू हो जाती है। इसीलिए कई बार है ना, हमें वो टाइट करने के बजाय थोड़ा डिटैच रखना चाहिए। सिर्फ अगर आप सैंड को ऐसे ही उठा के ऐसे ही रखोगे हाथ में एकदम थोड़ा सा लूज, बिना ज़्यादा फिक्र करे, तो ज़्यादा सैंड आपके हाथ में रहेगा कंपेयर टू ग्रिप करने के। इसीलिए लॉ ऑफ डिटैचमेंट यही बोलता है, काम करो, काम पे फोकस करते रहो, एक ना एक दिन जब सही टाइम आएगा, जो चीज़ आपके लिए सबसे परफेक्ट होगी वो परफेक्ट टाइम पे हो ही जाएगी। बट एक्शन लेके डिटैचमेंट के साथ रखना एक्शन, और लास्ट लॉ फॉलो जरूर करना, पक्का 110% आपको सक्सेस आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। लास्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ पेशेंस परसिस्टेंस। दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक पूरी छोड़ी दी थी बिकॉज उन्होंने 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ वो जीत नहीं पाई थी। तब उनके जो कोच थे ना, उन्होंने उनको रिमाइंड कराया कि पेशेंस और प्रैक्टिस ये चीज़ दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसके ऊपर फोकस करो। इंस्टेंट ग्लोरी कभी मिले ना मिले, इन दोनों चीज़ों पर काम करो, आपकी ज़िंदगी सॉर्ट आउट रहेगी। अब ये बात जब उनको समझ में आई तो शी डबल डाउन, उन्होंने हर दिन 6 घंटा प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। उनका जो प्रोडुनोवा वॉल्ट बोलते हैं, एक प्रैक्टिस होती है, उसको रिफाइन करना चालू किया और करते रहे 2 साल उन्होंने प्रैक्टिस करी। जिसके बाद हुआ क्या, रियो ओलंपिक जो 2016 में हुआ, तो उन्होंने वही वाली चीज़ जिसको उन्होंने प्रैक्टिस किया था, शी लैंडेड दैट वॉल्ट एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिम्नास्टिक टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक फाइनल्स। बेसिकली वो सिल्वर मेडल जीत के इंडिया के लिए आई, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और ये सब क्यों हुआ, बिकॉज उन्होंने पेशेंस और परसिस्टेंस रखा। उन्होंने स्पीड में जल्दी जीतने के बजाय उन्होंने और अपने आर्ट पे काम किया। जेके रॉलिंग्स का भी इसमें फेमस एग्जाम्पल यही है। आपको पता ही होगा, जेके रॉलिंग्स ने जब हैरी पॉटर की किताब लिखी थी तो वो 12 पब्लिशर्स के पास गई थी। एक पब्लिशर ने रिजेक्ट किया, दूसरे ने रिजेक्ट किया, तीसरे ने रिजेक्ट किया। आप खुद सोचो, अभी आपको ये चीज़ है ना, शायद मैं बोल रहा हूँ तो समझ नहीं आएगी, बट आप है ना अपना कोई बिजनेस आइडिया लो या कोई वीडियो का आइडिया लो और जाके 12 लोगों से बात करो, और जब 12 लोग आपको रिजेक्ट करेंगे ना, तब आप मेरे को बताना कि यार रिजेक्शन कितना कई बार हर्ट करता है। वेल 12 रिजेक्शन फेस करने के बाद भी अगर कोई इंसान पेशेंट है और परसिस्टेंटली ये सोच रहा है कि नहीं मेरे बुक में दम है, उसको बिलीव है अपने ऊपर, उसने विजुअलाइज किया सक्सेस, उसने एक्शन लिया है, तो ऐसे ही इंसान होते हैं
जिसको फिर सक्सेस भी मिलती है। बिकॉज 12 रिजेक्शन मिलने के बाद ब्लूम्सबेरी ने फाइनली उनको यस बोला और 1996 में उनकी बुक पब्लिश हुई, रेस्ट हिस्ट्री। उनकी जो किताब थी वो 500 मिलियन कॉपी से ज़्यादा सोल्ड हुई। एक साइकोलॉजिस्ट है एंजेला डकवर्थ, जिन्होंने ग्रिड बुक लिखी है, बहुत ही कमाल की बुक है। उस बुक में भी उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने 1200 वेस्ट पॉइंट कैडेट्स के ऊपर रिसर्च करी। उन्होंने स्कोर किया ग्रिड स्कोर। ग्रिड स्कोर बेसिकली क्या होता है, स्कोर कि एक इंसान कितना पेशेंस रखता है और कितना परसिस्टेंट है एक्शंस लेने में। तो उन्होंने नोटिस किया कि जिन लोगों का ग्रिड स्कोर ज़्यादा था ना, वो लोग 65% मोर लाइकली थे कोई भी रिग्रेस जो ट्रेनिंग उनके तरफ फेंकी जाए उसको करने के लिए, वो भी अच्छे से करने के लिए, कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग में ग्रिड कम था। देखो पेशेंस और परसिस्टेंस है ना, अगर आपको इसको पावर समझना है तो आप इमेजिन करो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पत्थर है, ऐसा बड़ा स्ट्रॉन्ग पत्थर है ना जिसे आप तोड़ ही नहीं सकते हो। आपको बहुत बड़ी मशीन चाहिए होगी, बहुत पावरफुल मशीन चाहिए होगी, तब जाके वो पत्थर टूटेगा। अब बताओ वैसे इतना पावरफुल पत्थर पे अगर एक समुंदर की लहर आएगी तो क्या वो टूटेगा? नहीं टूटेगा। लेकिन इमेजिन करो वही लहर एक बार, 2 बार, 100 बार, 1000 बार, 1 लाख बार आएगी, लगेगी, तो क्या वो पत्थर इरोड होगा? वो टूट के एक छोटा सा पत्थर बन जाएगा? आंसर इज यस, वो बन जाएगा। और उसके पीछे का रीजन क्या है? पेशेंस और परसिस्टेंस। वेव्स आती गई आती गई आती गई आती गई और बड़े से बड़ा पत्थर छोटा बन गया, टूट गया। वैसे ही है ना, हो सकता है आपके गोल एक बड़े पत्थर की तरह हो, जो अभी आपको बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत स्ट्रांग लग रहा है, आप शायद उसको एक बार हथौड़ी से मार रहे हो, नहीं टूट रहा है, लेकिन अगर आप हथौड़ी मारते रहोगे मारते रहोगे मारते रहोगे, एक ना एक दिन वो पत्थर जरूर टूटेगा। और इसके ऊपर तो मुझे बोलते बोलते अचानक से वो दशरथ मांझी का मेरे को एग्जाम्पल याद आ गया, जहाँ पे दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ दिया हथौड़े के मदद से। सिर्फ हथौड़ा छे नहीं, आप बोल सकते हो एक इंसान, गाँव का इंसान, उसने पहाड़ तोड़ दिया, पहाड़ जैसी चीज़ को हथौड़ी से तोड़ दिया। क्यों? पेशेंस और परसिस्टेंस। वही चीज़ अगर हम भी सीख जाए हमारी लाइफ में भी, यार कोई भी चीज़ हमें नहीं रोक सकती है, बट हाँ बस वो रखना इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आता है मेरा 21 डेज चैलेंज। अभी मैंने जितने भी लॉज बताए हैं, अगर आप चाहते हो कि वो सारे लॉज को आप एक्चुअल में अप्लाई कर सको, अगर आप सीखना चाहते हो अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाना, उसको प्रैक्टिस करना, अगर आप अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अगर आप भी चाहते हो कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर पाओ डेली, अगर आप चाहते हो कि अपने वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी को अच्छी फ्रीक्वेंसी पर रख सको जहाँ पे रिजल्ट्स मिलते हैं, अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से विजुअलाइज कर सको, आप अच्छे अफर्मेशंस बोल सको डेली, आप एक्शंस ले सको, आप अपने आप को डिटैच कर पाओ रिजल्ट से, आपको रिजल्ट्स की चिंता ही ना हो, आप सिर्फ एक्शंस लेते रहो, प्रोसेस पे फोकस कर पाओ, परसिस्टेंस और पेशेंस रख पाओ, तो ये सारी चीजें ना आप बोल सकते हो एक चीज करके हो सकती है। वो एक चीज क्या है? उसको मैं बोलता हूँ स्पार्क रूटीन, जो मैंने डेवलप करी है। वैसे तो ये जो रूटीन है वो मैं हर महीने अपने स्टूडेंट्स को कराता हूँ। 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मेरे साथ ये चीज़ करी है, जिसमें से सभी के सभी लोग बहुत ही खुश है। क्यों खुश है? क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज आज तक हार्डली किसी ने उसका रिफंड मांगा है। हर सुबह में उठ के हम लोग अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, अपनी एनर्जी बदलते हैं, बिलीफ स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जितनी भी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई है वो सारी चीज़ें करते हैं हर सुबह एक रूटीन बना के। वो पूरी रूटीन एक पेड प्रोग्राम है, वो 21 दिन का, जहाँ पे मैं जाके गाइडेड विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस करवाता हूँ, अपनी सभी बुक्स की नॉलेज बताता हूँ, शेयर करता हूँ, आपका बिलीफ आप में बढ़वाता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ 21 दिन तक, क्योंकि 21 दिन यूजुअली लगते हैं हमारे ब्रेन की रिवायरिंग होने में। तो वो सारी चीज़ें मैं 21 दिन के लिए कराता हूँ। वैसे तो एक पेड चीज़ है, लेकिन आप अगर अभी तक बने हुए हो, वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है कि मैं इसका एक फ्री सेशन करने वाला हूँ। आप लोगों को एक्सपीरियंस हो पाएगा कि कैसे ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो डेली। अभी जाना, सिर्फ आपको लिंक दिख रही होगी डिस्क्रिप्शन में, फ्री है, लिमिटेड सीट्स ही है, जूम पे होगा ये, इससे पहले कि सीट्स खत्म हो जाए फ्री वाली, उसके बाद पेड हो जाएगी। तो फ्री सीट जब तक मिल रही है, तब तक जाके अपने आप को रजिस्टर कर लेना। तो मिलते हैं वहाँ पे, बाय बाय।